टॉपिक का नाम है भाषा बोध। सवाल ये कि सर क्या ये टॉपिक पढ़ना जरूरी है? हाँ जरूरी है भाई, क्योंकि पिछले कुछ एग्जाम से यहां से क्वेश्चन लगातार आए हुए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपने कल मैंने बताया था ना आपको, वो संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश वाला, वो क्वेश्चन यहीं से है। ठीक है, भाषा बोध के अंतर्गत हम लोग किन चीजों को पढ़ते हैं? पहली बात कि भाषा बोध में आता क्या क्या चीज है। सर देखो, भाषा बोध के अंतर्गत हम लोग जो सबसे पहली चीज पढ़ेंगे वो है भाषा की परिभाषा। ये देखेंगे कि भाषा क्या है। दूसरी बात हम लोग ये देखेंगे कि भाषा के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तीसरी बात हमको ये देखना है कि सर भाषा में कौन कौन से गुण होते हैं। फिर एक टॉपिक हम लोग इसी के अंतर्गत देखेंगे, वो है हिंदी का विकास क्रम। एक टॉपिक हम लोग इसके अंतर्गत देखेंगे हिंदी का विकास क्रम के बाद भाषा के संबंध में संवैधानिक प्रावधान। और एक टॉपिक हम लोग देखेंगे शास्त्रीय भाषा। ये जो टॉपिक्स हैं ये सब भाषा बोध के अंतर्गत आने वाले टॉपिक्स हैं। ठीक है, सबसे पहला हेडिंग डालेंगे भाषा। क्या है भाषा? चलिए आप में से कोई बताना चाहेगा क्या है सर भाषा? हाँ, और अपने भावों को अपने भावों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है ना, उसी को आप क्या कहते हो? भाषा कहते हो। क्या इस परिभाषा से सब सहमत हैं? हाँ सर, जो अपने भावों को अभिव्यक्त करे। हाँ, मतलब वही तो बोल रहे हो आप, है ना? मतलब लगभग सभी लोग इस बात से सहमत हैं कि सर भाषा एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा हम अपने भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, अपने भावों का संप्रेषण करते हैं, है कि नहीं? सभी सहमत हो ना? हाँ, आपको लग रहा होगा कि ये भाषा की परिभाषा आप जो दे रहे हो वो एकदम नई भाषा, नई परिभाषा एकदम। हाँ, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, है ना? नहीं तो हमको यही लगता है कि नहीं, हमने वाह क्या बढ़िया परिभाषा दे दी है। असल में ये परिभाषा जो है ये आज से लगभग 2000 साल पहले आचार्य पतंजलि के द्वारा दी गई थी, आचार्य पतंजलि के द्वारा। और आचार्य पतंजलि भाषा को परिभाषित करते हुए कहते हैं अपनी पुस्तक महाभाष्य में, ये पहली बार परिभाषित करते हैं भाषा को। और परिभाषा देते हुए आचार्य पतंजलि लिखते हैं भाषम व्यक्तायाम वाची, भाषम व्यक्तायाम वाची भावम मनेन उपजन्ते। ऐसा मतलब क्या है सर? मतलब ये कि भाषा व्यक्त करती है बोलकर। वाची वाक धातु से बना है और वाक का मतलब क्या होता है? बोलना। तो भाषा व्यक्त करती है बोलकर, किसको? भावों को। कौन से भाव? जो मन में उपजते हैं। तो अगर मैं यहां से एक कंप्लीट परिभाषा भाषा की निकालता हूं तो ये निकलती है कि सर भाषा मन में उपजने वाले भावों को बोलकर व्यक्त करती है। यही तो आपने कहा है कि नहीं? यही तो आपने कहा है सर कि ये एक माध्यम है जिससे कि हम अपने भावों को व्यक्त करते हैं। तो ये परिभाषा दी गई किसके द्वारा?
आचार्य पतंजलि के द्वारा। आचार्य पतंजलि की पुस्तक का नाम क्या है? महाभाष्य। ठीक, ये महाभाष्य एक्चुअल में है क्या? ये महाभाष्य आचार्य पाणिनि द्वारा लिखी गई पुस्तक, अष्टाध्यायी पर लिखी गई टीका है। ये अष्टाध्यायी क्या है सर? अष्टाध्यायी की प्रसिद्धि इस बात से है कि अष्टाध्यायी पूरी दुनिया में व्याकरण की पहली किताब है। सोचो, मतलब जिस समय अंग्रेज पत्ते लपेट के घूम रहे थे, हम लोग भाषा पर शोध कार्य कर रहे थे 2000-2500 साल पहले, है कि नहीं? तो ये भाषा पर शोध कार्य का सबसे पहला नमूना मानव इतिहास का है। तो आचार्य पाणिनि इसके रचनाकार हैं। नाम क्या है इनका? आचार्य पाणिनि। इन्होंने 8 अध्यायों में बटी हुई किताब लिखी जिसका नाम रखा अष्टाध्यायी। इसका नाम रखा इन्होंने अष्टाध्यायी। ये जो अष्टाध्यायी है ये पूरी दुनिया में व्याकरण की पहली किताब थी और इस किताब में संस्कृत भाषा के नियमों को सूत्रों के माध्यम से बताया गया था। सूत्र कहे तो एक तरीके से कोडिफाई लैंग्वेज। कोडिफाई लैंग्वेज में व्याकरण को बताने का काम किया था आचार्य पाणिनि ने। अब कोई और आदमी अगर कोड बनाएगा तो सर मेरे समझने के लिए तो कठिन होगा ना, कि सरल होगा? कोई आदमी, आप कोई कोड बनाते हो तो मेरे समझने के लिए कठिन, मैं कोई कोड बनाता हूं तो आपके समझने के लिए कठिन है। कठिन होगा कि नहीं? हाँ सर। तो आचार्य पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी में सूत्र बनाए थे वो सभी को समझ में नहीं आते थे, तो इसको सरलीकृत करने का काम किया था किन्होंने? आचार्य पतंजलि ने। आचार्य पतंजलि ने अष्टाध्यायी की भाषा को सरल करके इस पर एक भाष्य लिखने का काम किया। भाष्य का मतलब होता है कमेंट्री, भाष्य का मतलब होता है किसी चीज को एक्सप्लेन करना। तो आचार्य पतंजलि ने यह काम किया कि सर जो अष्टाध्यायी में सूत्र लिखे हुए थे उन सूत्रों को सरल रूप में लाने का काम किया। क्लियर है? और इसी अष्टाध्यायी में, सॉरी, इसी महाभाष्य में इन्होंने पहली बार परिभाषित किया है भाषा को। और भाषा को परिभाषित करके ये बात एकदम स्पष्ट कर दी कि भाषा शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है। ये क्वेश्चन आता है कि भाषा शब्द की व्युत्पत्ति किस धातु से मानी जाती है? तो किस धातु से मानते हो आप? भाष धातु से। ध्यान रखना, षटकोण के श पर बाकायदा हलंत लगा होगा। क्लियर है? हाँ। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई भाषा की परिभाषा। समझ में आ गई कहानी इसकी? क्या यार, नींद आ रही है क्या? हाँ चलो, तो भाषा की परिभाषा, यहां से हमको क्या क्या याद रखना है सर? तो एक तो ये दोनों किताबों के नाम याद रख लो, ये जनरल नॉलेज में काम आएगा आपके, जो 10 नंबर का सिलेबस है ना वहां काम आएगा। हिंदी के दृष्टिकोण से ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि भाषा शब्द की व्युत्पत्ति कहां से हुई है? कहां से हुई है? भाष धातु से हुई है। क्लियर है यहां तक? अब सवाल ये कि सर भाषा के कौन कौन से प्रकार होते हैं? भाषा के प्रकार, क्या मतलब हुआ जब मैं कहता हूं भाषा के प्रकार? भाषा मतलब भावों की अभिव्यक्ति, और जब मैं कहता हूं भाषा के प्रकार, इसका सीधा सा मतलब यह होता है सर कि वो तरीके जिसके द्वारा मैं अपने मन के भावों को दूसरों तक पहुंचा सकता हूं, है कि नहीं? उन्हीं तरीकों को कहा जाएगा क्या? भाषा के प्रकार। तो मनुष्य अपने भावों को दूसरों तक 3 अलग अलग तरीकों से पहुंचा सकता है। पहुंचा सकता है कि नहीं? 3 अलग अलग तरीकों से पहुंचाएगा सर। कौन कौन से 3 तरीके? पहला तरीका, ध्यान देना, पहला तरीका, जब मैं अपने भावों का दूसरों तक संप्रेषण करूंगा, दूसरों तक अपने भावों को पहुंचाऊंगा, तो सहारा लूंगा ध्वनियों का। तो भावों का संप्रेषण कैसे होगा? ध्वनियों द्वारा होगा सर। होगा कि नहीं?
और जब भावों का संप्रेषण ध्वनियों द्वारा होता है तो भाषा के उस प्रारूप को कहा जाता है मौखिक भाषा। ये भाषा का पहला प्रकार, मौखिक भाषा। दूसरा, सर मैं अपने भावों का संप्रेषण करने के लिए ध्वनि चिन्हों का सहारा ले सकता हूं, यानी ध्वनि चिन्हों के माध्यम से मैं अपने भावों को दूसरों तक पहुंचा सकता हूं। अब ये ध्वनि चिन्ह क्या होते हैं सर? ध्वनियों के लिए निर्धारित चिन्हों को ध्वनि चिन्ह कहते हैं। जैसे मेरे मुंह से ध्वनि निकली का, मैंने कहा मैं इसको ऐसा दिखाऊंगा। मेरे मुंह से ध्वनि निकली खा, मैंने कहा इसको ऐसा दिखाऊंगा सर। पा, ये ऐसा दिखाएंगे सर। आप इसको जाके लंदन में भी पढ़ोगे ना सर, तो इसको का पढ़ोगे, इसको का खा पढ़ोगे, इसको पा पढ़ोगे, है कि नहीं? कहीं लंदन जाओगे तो ये चा थोड़ी हो जाएगा, हाँ, या इसको आ तो नहीं पढ़ दोगे, नहीं पढ़ोगे ना। क्यों? क्योंकि ये एक विशिष्ट ध्वनि से बंधे हुए चिन्ह है कि नहीं? इसका प्रयोग कहां होगा सर? इसका प्रयोग होता है लिखित भाषा में। यानी जब आप ध्वनि चिन्हों के माध्यम से अपने भावों का संप्रेषण दूसरों तक करते हैं तो भावों के इस संप्रेषण के तरीके को कहा जाता है क्या? लिखित भाषा। ठीक है, तो मौखिक भाषा में ध्वनियों का प्रयोग होगा। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो सर हमारे बीच में भाव संप्रेषण का माध्यम ध्वनि ही तो है। मेरे मुंह से ध्वनि निकल रही है, आप सुन रहे हैं, मेरा भाव आप तक पहुंच रहा है कि नहीं? तो ये मौखिक भाषा है। लिखित भाषा का उदाहरण क्या है सर? आपकी किताब, है कि नहीं? पत्र, पत्रिकाएं, न्यूज़पेपर, सब क्या है सर? सब लिखित भाषा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, लिखित भाषा में होता क्या है सर? लिखित भाषा में ध्वनियों के लिए चिन्ह निर्धारित होते हैं और उन्हीं चिन्हों के संयोजन से सार्थक शब्दों का निर्माण होता है और उन्हीं शब्दों के माध्यम से आप अपने भावों का संप्रेषण करते हैं। ठीक है, तो यह है लिखित भाषा। तीसरा तरीका जिससे कि मैं अपने भावों को दूसरों तक पहुंचा दूं, मैं दूसरों तक पहुंचाऊंगा भाव संकेतों के माध्यम से, संकेतों द्वारा। और जब संकेतों द्वारा भावों का संप्रेषण होता है तो भाषा के इस प्रारूप को कहा जाता है सांकेतिक। इसको आप क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा। ठीक है, तो भावों को पहुंचाने के लिए तीसरा तरीका है सांकेतिक भाषा। अब सवाल आएगा कि सर, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, सवाल आएगा भाषा के कितने प्रकार होते हैं? कितने प्रकार? नहीं सर, आंसर आपको लेना रहेगा दो। आंसर क्या लेना रहेगा? दो। क्यों ऐसा? ध्यान रखना, सांकेतिक भाषा को भाषा के मूल विभाजन का हिस्सा नहीं माना जाता। कौन नहीं मानता सर? आचार्य कामता प्रसाद गुरु। कौन है सर? ये वही व्यक्ति है जिन्होंने पहली बार हिंदी का व्याकरण लिखा। समझ आई बात? और वही बोलते हैं कि चूंकि हिंदी का, या चूंकि संकेतों द्वारा भावों का जब आप संप्रेषण करते हैं तो उन संकेतों का व्याकरण लिख पाना संभव नहीं होता। और अगर किसी भाषा का व्याकरण आप नहीं लिख पाते तो उसको भाषा के प्रकारों में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। यह आचार्य कामता प्रसाद गुरु का मत है। और इसीलिए कभी भी क्वेश्चन आता है कि सर भाषा के कितने प्रकार होते हैं, तो हमेशा आंसर कितना लिया जाता है? दो लिया जाता है। सर क्यों लेते हैं दो? समझ आया? क्योंकि सांकेतिक भाषा को भाषा के मूल विभाजन का हिस्सा नहीं माना जाता। क्लियर है? आ गई बात समझ में? तो मौखिक भाषा में किसका प्रयोग होगा? ध्वनियों का, और लिखित भाषा में ध्वनि चिन्हों का। अब इसी के अंतर्गत अगले टॉपिक में आते हैं। अगला टॉपिक है हमारा भाषा के गुण।
भाषा में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, इनको हमको देखना है। ठीक है, तो भाषा में वैसे तो देखा जाए तो बहुत सारे गुण हैं। आप जिस रूप में पहचानना चाहते हैं, जिस रूप में परिभाषित करना चाहते हैं भाषा को, भाषा परिभाषित होने के लिए तैयार है। कैसे सर? जैसे जैसे भाषा को आप भावों के संप्रेषण के माध्यम के रूप में परिभाषित कर सकते हो, तैयार है सर। भाषा सांस्कृतिक पहचान का द्योतक है, हाँ सर बिल्कुल सांस्कृतिक पहचान। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा में ही सांस्कृतिक चीजें होंगी ना, है कि नहीं? हमारे यहाँ अगर भोजली गीत है तो वो छत्तीसगढ़ी में होगा सर। हमारे यहाँ कर्मा ददरिया है तो छत्तीसगढ़ी में होगा सर, होगा कि नहीं? हाँ सर। मतलब भाषा एक विशेष संस्कृति की पहचान होती है। इसी प्रकार भाषा सांस्कृतिक तत्वों के हस्तांतरण का माध्यम भी है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जब आपको कोई सांस्कृतिक तत्व भेजना है तो सर उसमें भाषा को ही तो आप सहारा लेते हो, नहीं लेते? आपको अगर मान लो भोजली सिखाना है, कला संस्कृति सिखानी है आपको, तो आपको छत्तीसगढ़ी में ही बताना पड़ेगा ना, भोजली ऐसे होता है, भोजली ऐसे गाते हैं, आपको गा के बताना पड़ेगा। आप किसका सहारा ले रहे हो? भाषा का सहारा ले रहे हो, है कि नहीं? भाषा संवाद का जरिया है दो लोगों के बीच में, भावों को आप एक दूसरे से संप्रेषित कर रहे हो सर, है कि नहीं? भाषा क्षेत्रीयता के आधार पर आपको अलग अलग मिल जाएगी, ये भी इसका एक गुण है कि नहीं? तो भाषा के तो बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे गुण हैं, लेकिन यहां पर हम भाषा के केवल उन्हीं गुणों की बात करेंगे जो आपको व्याकरण सीखने में हेल्प करेंगे। क्लियर है? हाँ, तो भाषा का सबसे पहला गुण है भाषा की परिवर्तनशीलता। भाषा कैसी होती है? परिवर्तनशील होती है सर। दुनिया की कोई भी भाषा कभी भी स्थायी नहीं होती, वो अपना रूप बदलती रहती है। अब इस बदलाव के पीछे वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन तीन प्रमुख कारणों को भाषा वैज्ञानिक मान्यता प्रदान करते हैं। ये तीन कौन कौन से कारण हैं सर? तो एक कारण है भाषा पर क्षेत्रीयता का प्रभाव। हर भाषा क्षेत्रीयता से प्रभावित होती है कि नहीं? हाँ सर। दूसरा, भाषा पर समय का प्रभाव। हाँ सर, समय के प्रभाव से भी भाषा प्रभावित होती है। 300-400 साल पहले हिंदी आज की हिंदी से अलग रह चुकी है कि नहीं? अब 300-400 साल पहले की हिंदी अलग थी ना, आज की हिंदी से अलग थी सर। इसी प्रकार भाषा परिवर्तित होती है सांस्कृतिक संक्रमण के प्रभाव में आकर के। किसके प्रभाव में? सांस्कृतिक संक्रमण। सांस्कृतिक संक्रमण क्या होता है सर? सांस्कृतिक संक्रमण का मतलब होता है एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति से मिलना। ठीक है, जैसे हमारी संस्कृति से मेल होगा किसका? गुजरात की संस्कृति का। हमारी संस्कृति से मेल होगा किसका? उड़ीसा की संस्कृति का। और आज देखो ना, आज कितने सारे त्योहार जो मूलतः छत्तीसगढ़ के नहीं है, लेकिन उनको आज हम मनाते हैं कि नहीं? मनाते हैं। अब ये दिन नवरात्र चालू होगा, गरबा चालू हो जाएगा। अब बताओ, क्या छत्तीसगढ़ की मूल संस्कृति का हिस्सा है गरबा? लेकिन मनाते हैं ना आज, वो क्या नाचते हैं ना, गरबा करते हैं ना गरबा। हाँ। क्यों संभव हो पाया? सांस्कृतिक संक्रमण के कारण। जब भी दो संस्कृतियां मिलती हैं तो वहां पर एक संस्कृति के सांस्कृतिक तत्व दूसरी संस्कृति में, और दूसरी संस्कृति के सांस्कृतिक तत्व पहली संस्कृति में चले जाते हैं। होता है ऐसा, ठीक है, होता है ऐसा कि एक संस्कृति के सांस्कृतिक तत्व दूसरे में और दूसरे से पहले में। तो जब सांस्कृतिक तत्व जा रहे हैं तो सर शब्द भी तो जाएंगे, है कि नहीं? अगर अंग्रेज हमारे यहां आए, अंग्रेज हमारे यहां आए और अंग्रेजों से अगर हमने गाड़ी बाइक सीखा, बाइक चलाना हमको मान लो उन्होंने सिखाया, तो सर बाइक के साथ पेट्रोल शब्द भी तो आया है, बाइक के साथ क्लच शब्द भी तो आया, गियर शब्द भी तो आया, लाइट शब्द तो आया, बल्ब शब्द आया, सीट शब्द आया, व्हील शब्द आया, रिंग शब्द आया, आया कि नहीं? अब दो संस्कृतियों का मेल हुआ है
और दो संस्कृतियां जब आपस में मिलती हैं तो वहां पर शब्दों का लेन देन होता ही है। ठीक है, इसको आप रोक नहीं सकते, ये होगा ही, कंफर्म होगा। ठीक है, इस घटना को क्या बोलते हैं आप? सांस्कृतिक संक्रमण। और यही कारण है कि भाषा चूंकि क्षेत्रीयता, समय और सांस्कृतिक संक्रमण से निरंतर प्रभावित होती है, इसीलिए भाषा का रूप एक समान नहीं रह पाता। भाषा का रूप एक समान नहीं रहता सर, बदल जाता है उसका रूप। और इसी गुण को क्या कहा जाता है? भाषा की परिवर्तनशीलता। क्लियर है? समझ आ गई बात ये? हाँ। अब भाषा का दूसरा गुण, भाषा का दूसरा गुण है यादृच्छिकता। दुनिया की हर भाषा, दुनिया की हर भाषा अपने आप में यादृच्छिक होती है। यादृच्छिकता को अंग्रेजी में कहा जाता है रैंडमनेस। ठीक है, और ये दुनिया की हर भाषा में मिलेगा आपको। ये होता क्या है सर? भाषा की यादृच्छिकता को आप दो तरीकों से परिभाषित कर सकते हैं। कौन कौन से दो तरीके? पहला, दुनिया की हर भाषा में हर वस्तु का एक नाम होगा, और अगर नहीं है तो दूसरी भाषा से उधार लोगे, लेकिन आप उस शब्द का प्रयोग करोगे। जैसे ये बैठे हो जिस पर आप, ये हिंदी में कुर्सी है और यही वस्तु अंग्रेजी में चेयर है कि नहीं? वस्तु तो वही है, भाषा बदली तो शब्द भी बदल गया सर, बदल गया ना? ये भाषा की यादृच्छिकता है। पंखा, फैन, द्वार, दरवाजा, डोर, गेट, दिख रहा है अपने को? वस्तु वही है, भाषा बदली, शब्द बदल गया। तो भाषा के इस गुण को कहा जाता है यादृच्छिकता। ठीक है, पहले प्रकार की यादृच्छिकता। दुनिया में जितनी भाषाएं हैं उसमें दो प्रकार की यादृच्छिकताएं मिलेंगी। पहली कि हर दुनिया, मतलब दुनिया के हर वस्तु के लिए हर भाषा में एक नाम होता है। दूसरा, दूसरे प्रकार की यादृच्छिकता सर, दूसरे प्रकार की यादृच्छिकता यह है कि सर वस्तुओं के नामकरण के पीछे ना कोई लॉजिक नहीं होता है, कोई लॉजिक नहीं होता। नामकरण के पीछे आप कोई लॉजिक लगाने का काम नहीं करते। कैसे सर? जैसे मान लो अगर मैं कहता हूं कि ये पेन है, इसको पेन ही क्यों बोलते हैं, हवा क्यों नहीं बोलते हैं? कोई रीजन है तो बताओ ना। लिखने का है तो लेखनी बोल देते हैं ना हम लोग, पेन क्यों बोलते हैं? हैं? क्यों बनी है? वही तो पूछ रहा हूं, क्यों? आप मेरे क्यों का जवाब दो ना। इसको नक्शा ही क्यों बोला जाता है? तूफान क्यों नहीं बोलते? आप जो लगाए हो चश्मा, इसको चश्मा ही क्यों बोला जाता है? आग क्यों नहीं बोलते? कोई कारण है? कोई कारण है? आप जो हाथ में पहने हो ये घड़ी है, मटका क्यों नहीं है? कोई कारण है? हाँ, समय बताता है तो समय सूचक यंत्र बोल देते हैं यार, घड़ी क्यों बोले? और समय को समय ही क्यों बोला जाता है? समय को समय ही क्यों बोला जाता है? कोई कारण है? कोई कारण नहीं। एक एक लिमिट में जाने के बाद ना, एक लिमिट में जाने के बाद आपको सब समझ में आने लगता है कि सब शून्य है भाई, कुछ नहीं, सब मोह माया है, हम लोग रखे हैं नाम, इसीलिए वो चल रहा है कि नहीं? हाँ, हाँ। ये वास्तविकता है। ठीक है, ये वास्तविकता है। लाइट को लाइट ही क्यों बोलते हैं, या प्रकाश को प्रकाश ही क्यों बोलते हैं? कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है इसके पीछे। ठीक है, तो कहने का मतलब कि दुनिया की हर भाषा में आपको ये मिलेगा।
ऐसा नहीं है हिंदी बस में है। कैट को कैट ही क्यों बोलते हैं, आउल क्यों नहीं बोलते? और आउल को आउल ही क्यों बोलते हैं, लॉयन क्यों नहीं बोलते? बताओ कारण, बताओ। कैट को कैट ही क्यों क्यों बोलते हैं, कैट को कैट? हाँ, उसका नाम तो सबका नाम एक ही है, मतलब सब बिलई मतलब बिलई, ऐसा? हाँ, कोई तो कारण होगा, कोई कारण नहीं है सर। आपने रैंडमली नाम रखा है और यही रैंडमनेस है। समझ आई बात? कोयल को कोयल ही क्यों बोलते हैं, कोई कारण नहीं। कौवे को कौवा ही क्यों बोलते हैं, कोई कारण नहीं। कुत्ते को कुत्ता ही क्यों बोला जाता है, कोई कारण नहीं है। बताओ, कुत्ते को कुत्ता क्यों बोलते हैं, बताओ बताओ। हाँ? कि क्या सोच कर किया उसने, वही तो बोल रहा हूं मैं। उस थॉट प्रोसेस को बताओ ना, क्या सोच के उसने कुत्ता बोला होगा उसको। वही तो बोल रहा हूं मैं, कोई कारण ही नहीं है। इसी को बोला जाता है यादृच्छिकता, रैंडमनेस। रैंडमली आपने नाम रख दिया है बस, और वो चला आ रहा है तो चला आ रहा है, उसके पीछे कोई लॉजिक काम नहीं करता। समझ आई बात? ये है भाषा की यादृच्छिकता। तो भाषा की यादृच्छिकता दो तरीके से हमको दिखती है। एक, कि हर भाषा में हर वस्तु का एक नाम होगा, ठीक है। और दूसरा, कि वस्तुओं के नामकरण के पीछे तर्क का अभाव होगा। यह भी भाषा की यादृच्छिकता है। क्लियर? तीसरा, भाषा का तीसरा गुण यह है, भाषा का तीसरा गुण यह है कि दुनिया की हर भाषा सरलता की ओर अग्रसर होती है। दुनिया की हर भाषा सरलता की ओर अग्रसर होती है। क्या मतलब सर? मतलब ये कि भाई दुनिया की हर भाषा अपने प्रारंभिक रूप में कठिन होती है, वो धीरे 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 समय के प्रभाव में, उच्चारण के प्रभाव में आकर के सरल होती जाती है। ये भाषा का प्रभाव है। जैसे जैसे हमारे लिए कर्पूर बोलना कठिन लगा, कपूर बना दिए। हमको कदली बोलना कठिन लगा, केला बना दिए शब्द। हमको नारिकेल बोलना कठिन लगा, नारियल बना दिए। हाँ सर। हमको दुग्ध बोलना कठिन लगा, दूध बना दिए। कितने सारे शब्द हैं। कुंभ बोलना कठिन लगा, है ना, कुंभ बोलना, कुंभ, हाँ, ये बना दिए। कुंभ बोलना कठिन लगा, कुंभ बना दिए, वहां से कुम्हार बन गया फिर, है कि नहीं? हाँ सर। हमको कपाट बोलना कठिन लगा, किवाड़ बना दिए। कितने सारे शब्द हैं। क्षीर बोलना कठिन लगा, खीर बना दिए। क्षीरक बोलना कठिन लगा, खीरा बना दिए। शब्द बदल रहे हो आप। क्यों बदल रहे हो पता है? क्योंकि ये कठिन है सर उच्चारण करना, और इनका उच्चारण, तो हम कठिन शब्दों का उच्चारण क्यों करें? ये मानवीय प्रवृत्ति है। मानवीय प्रवृत्ति ये कहती है कि आप सरल शब्दों का उच्चारण करो, कठिन शब्दों को सरल रूप में लाओ और उन सरल शब्दों का उच्चारण करो। ये मानवीय प्रवृत्ति, ह्यूमन टेंडेंसी है सर ये, ठीक है। ये मानवीय प्रवृत्ति है कि हम कठिन शब्दों का उच्चारण नहीं करना चाहते, हम कठिन शब्दों को अपने तरीके से सरल करते हैं और उस सरल रूप का उच्चारण व्यवहार में लेकर के आते हैं। होता है ये, यही। अरे आज भी जाओगे गांव में, ट्रैक्टर कोई नहीं बोलता सर, ट्रैक्टर बोलता है। क्यों बोलते हैं सर? ट्रैक्टर बोलना आसान है, ट्रैक्टर बोलना कठिन है। होता है ऐसा? हाँ। तो ये भाषा का गुण है कि भाषा हमेशा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है।
यानी भाषा का प्रारंभिक रूप कठिन होगा, वो धीरे 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 करके सरल होती हुई चली जाती है। और चूंकि भाषा का प्रवाह कठिन से सरल की ओर होता है, इसीलिए कबीरदास भाषा को बहता नीर कहते हैं। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है कि भाषा को बहता नीर किसने कहा? किसने कहा? कबीरदास जी ने कहा है। ठीक है, अगला चौथा गुण। चौथा गुण ये कि सर दुनिया की हर भाषा के अपने ध्वनि चिन्ह होते हैं। दुनिया की हर भाषा के अपने ध्वनि चिन्ह होते हैं, जिनको आप क्या बोलते हो? लिपि। ठीक है, यानी हर भाषा को लिखने का एक तरीका होगा, हर भाषा में चिन्हों के लिए चिन्ह निर्धारित होंगे, और उन्हीं चिन्हों को क्या कहा जाएगा? लिपि कहा जाएगा। ठीक है, जैसे सर, जैसे हिंदी कौन सी लिपि में? देवनागरी लिपि में। ठीक है, संस्कृत, पुरानी संस्कृत जो थी वो ब्राह्मी में लिखी जाती थी। ठीक है, अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। तो अलग अलग भाषाओं के चिन्ह होते हैं अपने पास। ठीक है, तो ये चार गुण अच्छे से याद रखना। ये चार गुण क्यों बताए सर? देखो, जब आप भाषा पर क्षेत्रीयता के प्रभाव को समझते हैं ना, तो आपके लिए सॉरी, देशज शब्दों का कॉन्सेप्ट समझना आसान हो जाता है। ठीक है, क्षेत्रीयता कैसे प्रभावित करती है सर? कोई भाषा है वो अपने आसपास की भाषाओं बोलियों से प्रभावित होती है कि नहीं? तो कई बार ऐसे होता है कि उस क्षेत्रीय भाषा से निकल करके कोई शब्द इस मूल भाषा में आ जाए। ऐसे शब्दों को आप क्या कहते हो? देशज शब्द। तो देशज शब्द का कॉन्सेप्ट तब समझ में आएगा जब आप भाषा पर क्षेत्रीयता के प्रभाव को अच्छे से जाने रहेंगे। वैसे ही भाषा पर समय का प्रभाव जब पड़ता है, इस कॉन्सेप्ट को आप समझते हैं तो यहां से तत्सम और तद्भव का कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि हाँ सर, दुग्ध कठिन था, हमने दूध शब्द का प्रयोग किया, तो दुग्ध जो शब्द है वो संस्कृत है और दूध शब्द जो है वो हिंदी का है। ये बदला हुआ रूप है, ये तद्भव रूप है। क्लियर है? वैसे ही जब आप सांस्कृतिक संक्रमण पढ़ते हैं तो यहां से आपको विदेशज शब्दों का कॉन्सेप्ट समझ में आता है। ठीक है, तो आप दुनिया की हर भाषा में ये चार गुण बिल्कुल देखते हैं सर। क्या क्या गुण है? सबसे पहले, भाषा परिवर्तनशील होती है। दूसरा, भाषा में यादृच्छिकता होती है। तीसरा, कि भाषा प्रारंभिक रूप में कठिन होती है और वो धीरे 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 जाकर के सरल होती है। और चौथा, हर भाषा के अपने खत्म खत्म इतने में। ठीक, अब अगला टॉपिक हम लोग चालू करते हैं, वो है हिंदी का विकास क्रम। हिंदी का विकास क्रम हम लोग चालू करेंगे। ठीक है, हेडिंग डाल लेंगे, हिंदी का हिंदी का विकास क्रम। क्या मतलब हुआ सर हिंदी का विकास क्रम कहने का? कि हिंदी आई कहां से है, यही तो जानेंगे हम लोग। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग ये जानेंगे कि भाई हिंदी जो है वो आज की भाषा नहीं है, पुरानी भाषा है। ये धीरे 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 करके डेवलप होते होते वर्तमान समय तक पहुंची है। ठीक है, तो हिंदी का विकास क्रम के अंतर्गत हिंदी भाषा के प्राचीन रूप से लेकर के वर्तमान रूप तक की कहानी आपको पढ़नी है। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये जानो कि हम चूंकि हिंदी का विकास क्रम पढ़ रहे हैं, तो हिंदी का विकास क्रम आरंभ होता है कहां से? कहां से? संस्कृत से। और चूंकि संस्कृत से हिंदी का विकास क्रम आरंभ होता है, इसीलिए संस्कृत को हिंदी की
आदि जननी भाषा कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि हिंदी की आदि जननी भाषा किसको कहा जाता है। तो आदि जननी कहने का मतलब जहां से ये सिलसिला चालू हुआ हो। आदि मतलब शुरुआत, है कि नहीं। हाँ, और चूंकि हिंदी का विकास क्रम संस्कृत से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हिंदी को आर्य आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत रखा जाता है। हिंदी कैसी भाषा है? आर्य भाषा है सर। ठीक है, और चूंकि हिंदी एक आर्य भाषा है, तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि हिंदी का संबंध किस भाषा परिवार से है। तो याद रखना, भाषा परिवार यदि आपको पूछेगा तो आंसर क्या लेना? भारोपीय। ठीक है, भारोपीय भाषा परिवार है और आर्य भाषा जो है वो उसकी एक शाखा है। ठीक, तो ये दोनों शब्द याद रखना, आर्य भाषा और भारोपीय भाषा। ठीक है, तो हिंदी का विकास क्रम कहां से चालू हुआ? संस्कृत से। अब यदि हम संस्कृत का प्राचीनतम रूप देखते हैं तो ये हमको देखने को मिलेगा कहां? वेदों में। और वेदों में जो संस्कृत है उसको नाम दिया जाता है वैदिक संस्कृत। हो गया ऐसा? होगा ना? हाँ, अब ये जो वैदिक संस्कृत है इसका समय माना जाता है लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास। ईस्वी और ईसा पूर्व में कंफर्टेबल हो, जानते हैं ना? है, आज कौन सा साल चल रहा है? 2025। यहां से जब आप पीछे की तरफ चलेंगे 1990, 80 और पीछे 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 होते पहली सदी में पहुंचेंगे। जीरो कहीं ना कहीं से चालू हुई होगी कहानी। वो जीरो वाला जो वर्ष है ना, वो इनका ईसा मसीह का जन्मदिन है। ठीक है, ईसा मसीह का जन्म है वहां। और वहां से जब आप चलते हैं तो उसको 1 2 3 4 ऐसे करते 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 आज 2025 पहुंचे हो आप। तो उस पॉइंट में यानी उस वर्ष में, जिस वर्ष में ईसा मसीह का जन्म हुआ वो पहला साल था। ठीक है, 0 से 1 वाला साल, 0 से चालू हुआ, पहले साल तक ये एक साल होगा। सामने बढ़ते जाओगे तो इसमें अंक के बाद में लगा जाएगा ईस्वी, और इसके पहले वाले साल में जाओगे यानी ईसा मसीह जब जब पैदा नहीं हुए थे उसके पहले के कालों को आप देखोगे तो ये बनेगा आपका ईसा पूर्व। ठीक है, हाँ। तो ये जो वैदिक संस्कृत है इसके साहित्य हमको दिखते हैं लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास। ठीक, अब हमको पता है सर कि वैदिक संस्कृत जो है ये धीरे 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 करके सरलीकृत होगी होगी भी, क्योंकि दुनिया की कोई भी भाषा हो उस पर समय का तो फर्क पड़ना ही है। तो वैदिक संस्कृत धीरे धीरे सरलीकृत होती है और लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास वैदिक संस्कृत के सरलीकरण से जो संस्कृत सामने आई उसको नाम दिया जाता है लौकिक संस्कृत। क्या नाम देते हैं आप? लौकिक संस्कृत। अब लौकिक संस्कृत भी धीरे 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 करके आगे बढ़ी और लगभग लगभग 500 ईसा पूर्व के आसपास लौकिक संस्कृत के सरलीकरण से भाषा का जो रूप सामने आता है उसको नाम दिया जाता है पाली भाषा। क्या नाम देते हैं आप? पाली भाषा। ये 500 ईसा पूर्व के आसपास की कहानी है। पाली भाषा आगे जाकर के, अच्छा पाली भाषा के बारे में एक बढ़िया तगड़ा फैक्ट ये है कि पाली भाषा को भारत की प्रथम जनभाषा होने का गौरव प्राप्त है। ठीक है, इसके बाद पाली भाषा सरलीकृत हुई और पाली भाषा के सरलीकरण से प्राकृत भाषा अस्तित्व में आती है और इसका समय माना जाता है लगभग पहली सदी के आसपास। प्राकृत भाषा क्यों फेमस है सर?
क्योंकि प्राकृत भाषा को भारत की सीमा के अंतर्गत शिलालेखों की प्रथम भाषा होने का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, तो प्राकृत भाषा शिलालेखों की प्रथम भाषा बनी। इसके बाद लगभग 10वीं सदी के आसपास 10वीं सदी के आसपास प्राकृत भाषा का विखंडन हुआ और विखंडन हो करके प्राकृत भाषा बट गई कितने भागों में? 7 भागों में, 7 अलग अलग रूपों में बट गई। कालांतर में इन्हीं 7 अपभ्रंशों से हिंदी भाषा का विकास हुआ है, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ भाषा शास्त्री इसमें टांग अड़ाते हैं, बोलते हैं कि अपभ्रंश डायरेक्ट हिंदी में नहीं बदले, अपभ्रंश पहले बदले अवहट्ट में, और ये अवहट्ट फिर कालांतर में हिंदी में परिवर्तित हो गए। ठीक है, अब देखो, अभी मैं कुछ नहीं समझाया हूं ना आपको, अभी कुछ नहीं समझाया हूं इसमें से, ध्यान देना। मैंने आपको केवल ये सीक्वेंस बताया है कि ये ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, 2 सीक्वेंस बनते हैं यहां से। एक सीक्वेंस बनता है ऐसा, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, सीधे सीधे। दूसरा तरीका, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और फिर हिंदी। ये दिखेगा आपको, ये दिखेगा आपको। ठीक है, दोनों में से कोई एक तरीका एग्जाम में पूछेगा, या तो अपभ्रंश के साथ या अपभ्रंश के बिना। क्लियर है? दोनों तरीकों से पूछता है इसको। तो सर अभी आप लोग केवल और केवल इस सीक्वेंस को याद करके रखना। जब मेरी अगली क्लास होगी तो अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि सर यहां से क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, और इसको डिटेल में पढ़ना हम लोग अगली क्लास में चालू करेंगे। आज समय का थोड़ा सा अभाव है। ठीक है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग अगली क्लास में कि वैदिक संस्कृत में कौन कौन से गुण होते हैं, पाली भाषा कैसी होती, क्यों क्यों पढ़ा रहा हूं ये आपको, ताकि कठिन क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाए। ठीक है, सरल क्वेश्चन तो सब बनाएंगे, है ना। 25 में से ये मान के चलो कि लगभग 15 क्वेश्चन सरल ही रहते हैं, बहुत कठिन नहीं रहते। डिफरेंस पैदा करता है वो 10 क्वेश्चन, किनके बीच में? उन विद्यार्थियों के बीच में जो या तो पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। पढ़ने वाले वो 10 क्वेश्चन भी उड़ा के ले जाते हैं, और ना पढ़ने वाले हिंदी कठिन आई थी बोलते हैं। समझ आ गई बात? हिंदी कठिन, हिंदी कितनी कठिन दे देगा यार, हिंदी आसान भाषा है। समझ आ गया? चल, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। परेशान मत होना, एक एक पॉइंट को जितना आप बोलोगे उतने डिटेल में जाकर के इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन एग्जाम के नजरिए से जो पॉइंट रहेगा एकदम कट टू कट बताऊंगा, केवल उतने को पढ़ना। क्लियर है? चल, तो आपसे मुलाकात होगी फिर जल्दी।